हेलो। आज यहाँ पर जो ये लेक्चर बन रहा है ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में क्या क्या डिफरेंस होता है और क्या सिमिलरिटी है उसके ऊपर ये लेक्चर बना रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये एक प्रोकैरियोटिक सेल बनी हुई है और यहाँ पर जो है एक यूकैरियोटिक सेल बनी है। तो हम देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में क्या क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले अगर देखेंगे जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है अब्सेंट होता है। कहने का मतलब कहेंगे तो यहाँ पर जो है न्यूक्लियस अब्सेंट होता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में अगर सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पर जो है न्यूक्लियस अब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल में। अगर यूकैरियोटिक सेल में देखेंगे तो यहाँ पर जो है न्यूक्लियस जो होता है ये प्रेजेंट होता है। तो पहला डिफरेंस ये हो गया। प्रोकैरियोटिक सेल में अगर देखेंगे तो वेल डेवलप डबल मेम्ब्रेन बाउंड जो है न्यूक्लियस यहाँ पर अब्सेंट होता है। और यहाँ पर अगर देखेंगे डबल मेम्ब्रेन बाउंड जो है स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये एक यूकैरियोटिक सेल है और यहाँ पर ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड जो है स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको हम न्यूक्लियस बोल रहे हैं। ये इसका आउटर मेम्ब्रेन हो गया और ये इनर मेम्ब्रेन हो गया। तो यूकैरियोटिक सेल में जो है न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और प्रोकैरियोटिक सेल में अगर देखेंगे तो यहाँ पर न्यूक्लियस अब्सेंट होता है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो प्रोकैरियोटिक सेल में देखेंगे तो यहाँ पर जो डीएनए है ये डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में अगर देखेंगे तो डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है यहाँ पर। और यहाँ पर जो प्रोकैरियोटिक सेल में जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जो डीएनए होता है वो नेकेड होता है और साइटोप्लाज्म में जो है प्रेजेंट होता है और नेकेड होता है। तो कहने का मतलब ये प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस अब्सेंट है तो जेनेटिक मटेरियल नेकेड होगा और यहाँ पर जो जेनेटिक मटेरियल है वो डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है। यूकैरियोटिक सेल की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर जो है डबल मेम्ब्रेन बाउंड जो है न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और उस न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पर डबल स्ट्रैंडेड लीनियर डीएनए यहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो यूकैरियोटिक सेल में अगर देखेंगे तो यहाँ पर डबल स्ट्रैंडेड लीनियर डीएनए प्रेजेंट होता है और ये जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंड होता है। कहने का मतलब एक वेल डेवलप जो है स्ट्रक्चर होता है जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। उसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है जिसमें जो है हमारा जेनेटिक मटेरियल भरा होता है और ये जेनेटिक मटेरियल जो होता है डबल स्ट्रैंडेड लीनियर डीएनए होता है। तो पहला डिफरेंस ये हो गया, न्यूक्लियस यहाँ पर अब्सेंट है और यहाँ पर प्रेजेंट है। यहाँ पर डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है, यहाँ पर डबल स्ट्रैंडेड लीनियर डीएनए होता है, यहाँ पर नेकेड डीएनए होता है, यहाँ पर जो है न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। उसके बाद फिर दूसरा अगर देखेंगे तो यहाँ पर जो है डीएनए पैकेजिंग के लिए जो है हिस्टोन की अगर हिस्टोन प्रोटीन की बात करेंगे तो प्रोकैरियोटिक सेल में ये जो हिस्टोन प्रोटीन होता है ये अब्सेंट होता है। यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, यहाँ पर जो है नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। तो अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है हिस्टोन प्रोटीन अब्सेंट होते हैं और यहाँ पर जो है डीएनए पैकेजिंग के लिए जो है नॉन हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। और अगर लेकिन हम यूकैरियोटिक सेल की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं जो डीएनए पैकेजिंग में हेल्प करते हैं। उसके बाद फिर देखते हैं हम यहाँ पर जो है प्रोकैरियोटिक सेल में जो है एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है जिसको प्लाज्मिड बोला जाता है। ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये प्लाज्मिड है। तो अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है जिसको प्लाज्मिड बोला जाता है। प्लाज्मिड केवल प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है और ये कुछ बैक्टीरियल सेल के अंदर पाया जाता है जिसका फंक्शन होता है ट्रांसफॉर्मेशन में और जो है ये एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट जो है बैक्टीरिया को रजिस्ट करता है। तो ये प्लाज्मिड जो होता है केवल जो है प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाएगा, यूकैरियोटिक सेल में जो है ये प्लाज्मिड नहीं पाया जाता है। तो ये डिफरेंस हो गए। उसके बाद फिर देखते हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है इसमें जो ORI होती है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यहाँ पर देखेंगे तो ORI ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यहाँ पर जो होती है ये सिंगल होती है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर मल्टीपल होती है। अगर प्रोकैरियोटिक सेल में देखेंगे तो जो ORI होती है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यहाँ पर सिंगल होती है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है ORI जो है मल्टीपल होती है। ये डिफरेंस हो गया। उसके बाद फिर हम
देखते हैं यहाँ पर जो राइबोसोम पाया जाता है, अगर हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल की, तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो है यहाँ पर 70s राइबोसोम पाया जाता है। और अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है 80s राइबोसोम पाया जाता है और 70s राइबोसोम। यूकैरियोटिक सेल में हम देखेंगे तो 2 टाइप्स के राइबोसोम पाए जाते हैं, और प्रोकैरियोटिक सेल में अगर देखेंगे तो यहाँ पर जो है एक ही टाइप का जो है राइबोसोम पाया जाता है। तो यहाँ पर जो है 70s, ये जैसे एक प्रोकैरियोटिक सेल है और ये इसका साइटोप्लाज्म है। तो प्रोकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर देखेंगे तो यहाँ पर जो है 70s राइबोसोम पाया जाएगा। और अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करेंगे तो यूकैरियोटिक सेल में जो है 70s राइबोसोम भी पाया जाएगा और 80s राइबोसोम भी पाया जाएगा। जैसे ये एक यूकैरियोटिक एनिमल सेल बनी हुई है और ये इसका साइटोप्लाज्म है, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है। अगर इस सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स या साइटोप्लाज्म में हम देखेंगे तो यहाँ पर जो है ये आप लोग देख सकते हैं, ये राइबोसोम है, तो ये राइबोसोम, ये राइबोसोम, यहाँ पर जो राइबोसोम होता है ये होता है FTS टाइप का यहाँ पर राइबोसोम होता है अगर यूकैरियोटिक सेल की बात करेंगे। उसके बाद फिर देखते हैं यहाँ पर जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर अगर एनिमल सेल है तो वहां पर जो है क्लोरोप्लास्ट नहीं प्रेजेंट होगा। यूकैरियोटिक सेल में देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर 70s राइबोसोम पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो है 80s राइबोसोम पाए जाते हैं। तो एक डिफरेंस ये हो गया कि यहाँ पर जो है 70s राइबोसोम ओनली 70s राइबोसोम पाया जाएगा, और यूकैरियोटिक सेल में जो है साइटोप्लाज्म में और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो है 80s राइबोसोम पाया जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में जो है 70s टाइप का राइबोसोम पाया जाएगा। ये एक डिफरेंस हो गया। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में कोई सेलुलर कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं होता है। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करेंगे तो यहाँ पर जितने भी सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं वो टोटली अब्सेंट होते हैं एक्सेप्ट राइबोसोम। तो अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल में देखेंगे तो यहाँ पर केवल एक ही सेल ऑर्गेनेलीज पाया जाता है जिसको हम राइबोसोम बोलते हैं, 70s टाइप राइबोसोम। और यहाँ पर हम देखेंगे तो कोई भी सेलुलर कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं होता है। उसके बाद अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करेंगे तो यूकैरियोटिक सेल जो होती हैं इसमें जो है सेलुलर कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है। कहने का मतलब यूकैरियोटिक सेल में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर साइटोप्लाज्म कई पार्ट्स में डिवाइड होकर जो है कंपार्टमेंट का फॉर्मेशन कर लेता है, जिसको हम बोलते हैं सेलुलर कंपार्टमेंटलाइजेशन। तो प्रोकैरियोटिक सेल में ये चीजें नहीं है। यूकैरियोटिक सेल में सेल ऑर्गेनेलीज भी है, जिसकी वजह से साइटोप्लाज्म में कंपार्टमेंटलाइजेशन हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं सेलुलर कंपार्टमेंटलाइजेशन। यहाँ पर देखेंगे तो बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलीज पाए जाते हैं यूकैरियोटिक सेल में, जैसे न्यूक्लियस हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, लाइसोसोम हो गया, राइसोसोम हो गया, लाइसोसोम और राइबोसोम हो गया, सेंट्रियोल्स हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, पेरोक्सिसोम हो गया। तो यूकैरियोटिक सेल में देखते हैं बहुत सारे जो है ये स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिनको हम सेल ऑर्गेनेलीज बोलते हैं। और यहाँ पर जो है 2 सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, जिनको सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेलीज भी बोला जाता है। तो ये डिफरेंस हो गया। उसके बाद फिर देखते हैं जो ये प्रोकैरियोटिक सेल होती है। प्रोकैरियोटिक सेल में देखते हैं जैसे ये mRNA है, ये mRNA की एक चेन है, ये हो गया mRNA, ये mRNA की एक चेन हो गई, ये इसका 5 प्राइम है, ये इसका 3 प्राइम है। ये प्रोकैरियोटिक सेल के जो है साइटोप्लाज्म में mRNA प्रेजेंट है। उसके बाद फिर देखते हैं यहाँ पर जो है राइबोसोम भी प्रेजेंट है। तो राइबोसोम जो है आके इस mRNA की चेन से जो है अटैच हो जाते हैं ऐसे, ये जो है ऐसे कई सारे जो है, ये हो गया mRNA चेन, mRNA, और ये हो गया राइबोसोम 70s राइबोसोम। तो हम प्रोकैरियोटिक सेल में देखते हैं एक mRNA की चेन से बहुत सारे जो है राइबोसोम आके अटैच हो जाते हैं और ये एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं जिसको बोला जाता है
राइबोसोम, वो और इसी को बोला जाता है पॉलीसोम। तो अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करेंगे तो यहाँ पर पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता है, लेकिन अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है सिंगल एमआरएनए की चेन से जो है राइबोसोम के बहुत सारे जो है मॉलिक्यूल्स आके अटैच हो जाते हैं, मतलब बहुत सारे जो है राइबोसोम आके अटैच हो जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम, जो प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो पॉलीराइबोसोम एक यूनिक फीचर है प्रोकैरियोट सेल का, जो प्रोकैरियोटिक सेल में ही पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता है। उसके बाद एक डिफरेंस ये हो गया। फिर उसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो है प्रोकैरियोटिक सेल में एक, ये जैसे प्रोकैरियोटिक सेल है, ये इसका सेल मेम्ब्रेन हो गया, और प्रोकैरियोटिक सेल में देखते हैं जो इसकी सेल मेम्ब्रेन होती है ये ऐसे, ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है तो इसकी जो ये सेल मेम्ब्रेन है ये ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड होके एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेती है, जिसको बोला जाता है मीजोसोम। तो यहाँ पर एक मीजोसोम का स्ट्रक्चर बना हुआ है जो हेल्प करता है रेस्पिरेशन में, ये रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल का एक यूनिक फीचर होता है जिसको बोलते हैं हम मीजोसोम। मीजोसोम जो है इसका फॉर्मेशन होता है, ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन जो है ये साइटोप्लाज्म में अंदर की तरफ इसकी फोल्डिंग हो जाती है, जिसकी वजह से एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है जिसको बोला जाता है मीजोसोम, जो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। और ये केवल और केवल जो है प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल में जो है मीजोसोम नहीं पाया जाता है। उसके बाद फिर दूसरा जो है यूनिक फीचर अगर देखेंगे तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं इसमें फूड को स्टोर करने के लिए, मतलब रिजर्व फूड मटेरियल, एक रिजर्व फूड मटेरियल पाया जाता है जिसको बोला जाता है इंक्लूजन बॉडीज बोला जाता है। तो अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करेंगे तो यहाँ पर एक रिजर्व फूड मटेरियल पाया जाता है जिसको बोला जाता है इंक्लूजन बॉडी। लेकिन अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करेंगे तो यहाँ पर कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता है या इंक्लूजन बॉडी नहीं पाई जाती है। इसके अलावा जैसे देखते हैं यहाँ पर जो है ये जो जेनेटिक मटेरियल ये प्रेजेंट है प्रोकैरियोट में, एक डिफरेंस और जेनेटिक मटेरियल से रिलेटेड है। जैसे यहाँ पर देखते हैं जो ये जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है ये एक सिंगल क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करता है, सिंगल क्रोमोसोम, ये सिंगल क्रोमोसोम होता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में अगर देखेंगे तो यहाँ पर सिंगल क्रोमोसोम होता है। लेकिन अगर यूकैरियोटिक सेल की बात करेंगे तो यहाँ पर जो जेनेटिक मटेरियल होता है यहाँ पर मल्टीपल क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है। जैसे हम ह्यूमन की सेल अगर लेकर देखेंगे तो ह्यूमन की सेल में 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, तो यहाँ पर जो है मल्टीपल क्रोमोसोम पाए जाते हैं। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में अगर देखेंगे तो यहाँ पर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो सिंगल क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करता है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो मल्टीपल क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करता है। तो ये डिफरेंस ये भी हो गया। उसके बाद इंक्लूजन बॉडी यहाँ पर तो पाई जाती है, यहाँ पर नहीं पाई जाती हैं। तो उसके बाद फिर अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जांपल्स क्या हैं और यूकैरियोटिक सेल के एग्जांपल्स क्या हैं, तो हम अगर प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जांपल और यूकैरियोटिक सेल के एग्जांपल देखेंगे, जैसे आर.एच. व्हिटेकर ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है उसमें जो 5 किंगडम है, पहला जो किंगडम है मोनेरा है, फिर प्रोटिस्टा है, फंजाई है, प्लांटी है, एनिमालिया है। तो उसमें हम देखते हैं जो किंगडम जो मोनेरा है, मोनेरा में जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं वो सारे के सारे जो है प्रोकैरियोटिक होते हैं। तो हम देखते हैं जो किंगडम मोनेरा में जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं वो सारे के सारे जो है प्रोकैरियोटिक होते हैं। उसके बाद जो चारों किंगडम बनते हैं बचते हैं, प्रोटिस्टा हो गई, फंजाई हो गया, प्लांटी हो गया, एनिमालिया हो गया, ये चारों के चारे जो होते हैं ये यूकैरियोटिक होते हैं। तो इसमें एग्जांपल हम अगर देखेंगे प्रोकैरियोटिक में, तो प्रोकैरियोटिक में सबसे पहला एग्जांपल हमारा हो जाएगा बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जांपल है। दूसरा अगर एग्जांपल देखेंगे तो इसमें आ जाएगा BGA, जिसको हम BGA, इसको शॉर्ट में BGA बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, या इसी को साइनोबैक्टीरिया बोला जाता है। दूसरा एग्जांपल ये हो गया।
तीसरा एग्जांपल अगर देखेंगे तो इसमें आ जाएगा माइकोप्लाज्मा। तीसरा एग्जांपल हो गया माइकोप्लाज्मा। और अगर चौथे एग्जांपल की बात करेंगे तो इसमें आ जाएगा PPLO। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो इसमें 4 एग्जांपल दिया है जो है प्रोकैरियोटिक सेल का। पहला हो जाएगा बैक्टीरिया, दूसरा हो जाएगा ब्लू ग्रीन एल्गी या BGA जिसको बोलते हैं, या साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। तीसरा हो जाएगा माइकोप्लाज्मा और चौथा हो जाएगा PPLO। PPLO का मतलब होता है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो ये 4 एग्जांपल जो है एनसीईआरटी में दिए हैं प्रोकैरियोटिक सेल के। और उसके बाद अगर हम यूकैरियोटिक सेल का एग्जांपल देखेंगे तो यूकैरियोटिक सेल में आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएंगे प्रोटिस्ट। जितने भी प्रोटिस्ट्स हैं, प्रोटिस्टा के जितने भी एनिमल हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं, जैसे ये बैक्टीरिया जो मोनेरा में जितने भी आते हैं सारे के सारे ये भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है प्रोकैरियोटिक। और ये जो प्रोटिस्टा होते हैं ये यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक होते हैं। प्रोटिस्टा हो गया, उसके बाद देखते हैं फंजाई, उसके बाद फिर किंगडम प्लांटे, उसके बाद किंगडम एनिमालिया। तो ये चारों जो एग्जाम्पल हैं इसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं सारे के सारे जो है प्रोकैरियोटिक नेचर के होते हैं। और तो ये एक डिफरेंस हो गया प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस। तो इस लेक्चर में जो है यहीं तक बात करते हैं कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस था, इसके बारे में बात कर चुके हैं। इसके बाद वाला जो लेक्चर है इसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें यहीं तक बात करते हैं, फिर धन्यवाद।